Hello students, welcome to आरजे Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू वेलकम करता हूँ इस एकेडमी पे। और हमारे इस लेक्चर में आई होप आप सभी लोग वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे हमारे चैनल को। तो 12th के लिए आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ और लगातार स्पीड से हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते चल रहे हैं और चैप्टर को फिनिश करते हुए चल रहे हैं। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं इस चैप्टर का नेम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। ह्यूमन में हेल्थ का मतलब क्या है, ह्यूमन में डिसीज का मीन क्या है, कितने टाइप की डिसीज हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि हम इस चैप्टर के थ्रू ये जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी में एक हेल्थ का मीन क्या है, कितने टाइप की डिसीज होती है जिससे कि हम ग्रसित हो जाते हैं। वो डिसीज वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, हेलमिंथिस से हो रही है, स्कैरियासिस से हो रही है, कितने टाइप की डिसीज है इसके बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। साथ ही साथ हम ये भी पता करेंगे कि आखिर हमारी बॉडी में जो हम वो लोग बोलते हैं, गाना गाते हैं भाई इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डिफेंस पावर है, तो ये क्या चीज है इसके लिए भी चर्चा हम अपने इस चैप्टर पे करेंगे। तो डे बाय डे आपको न्यू लेक्चर्स मिलेंगे, वो लेक्चर्स आपको देखते हुए चलना है। चलिए आज चालू करते हैं अपने हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। तो सबसे पहली बात, आज हम अपने टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से, वो टॉपिक हमारा होगा कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज इन मैन या वुमेन, दोनों में कहते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन में कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है क्या, हम उसको टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे हेल्थ और डिसीज से जुड़ी हुई चीजों पे। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। एक बेहतरीन सा मैनर्स, एक खिलती हुई सुबह को देखता हुआ एक आदमी अपने दिन की शुरुआत करता है। अगर हेल्दी है मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, तो ये पर्सन एक अच्छी सुबह उठेगा, अच्छी जिंदगी जीता, अच्छे से दिन की शुरुआत करता है। चलिए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे हम बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है। हेल्थ, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हम बात करें फिजिकली फिटनेस की, मेंटली फिटनेस की एंड सोशली, तो आप हेल्दी हैं। कोई शरीर से कितना भी अच्छा हो, दिमागी तौर पे पागल हो, आप उसे हेल्दी बोलेंगे? नो। कोई दिमागी तौर पे बड़ा अच्छा है लेकिन फिजिकली डैमेज है, या फिर समाज में कोई इज्जत नहीं उसकी, बदतमीज इंसान है, वो भी हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब है मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबीइंग अगर पर्सन है तो वो हेल्दी है। ओके, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफस्टाइल लाइक वाटर, फूड, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट्स। तो हेल्थ जनरली इन्फ्लुएंस होता है। आप हेल्दी हैं लेकिन किसी कारण से आप अनहेल्दी हो गए, तो वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर पे। कुछ पेरेंटल डिसऑर्डर है जो हमें आ गई है जीन्स के थ्रू, आपने पढ़ा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, या फिर आपके डेली रूटीन में कोई चेंजेस है, आप अच्छी सी नींद नहीं ले पा रहे हैं, एंजाइटी फील करते हैं, नॉजिया फील करते हैं, तो ये से कारणों से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करना है, उसे अच्छा रखना है, और शायद इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है कि हम क्या क्या करें, क्या क्या डिसीजेज हैं जिससे हम अवेयरनेस अपने अंदर ला सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम चालू करते हैं अपना आगे का पेज। तो आगे चलते हैं। तो माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यूनिटी सिस्टम। आपका जो माइंड है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके माइंड एंड बॉडी में पाई जाने वाली जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से एंजाइम निकलता है, वो दुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं, आप भी फिट रहते हो। इसलिए अगर आप दिमागी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो किसी टेंशन को लेकर के, तो आपकी पूरी बॉडी, ये लगता है जीवन बेकार, निरर्थक है जीवन। लेकिन आप अगर फिजिकली फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। When the functioning of organs, अब
जैसे कि हेल्थ को हमने जान लिया, अब हेल्थ के बाद हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट इज डिसीज। आप डिसीज किसे कहते हैं, बीमारी क्या है? तो व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली मतलब बुरी तरीके से, आपकी बॉडी अफेक्टेड है किसी चीज से या किसी कारण से आपके बॉडी के ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं करते हैं, तो ये बोला जाता है कि भाई आप बीमार हो गए हैं, यानी कि आपको डिसीज हो गई है। तो देखिए हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, हैप्पी लाइफ है, काफी अच्छा सिंबल शो करता है कि अगर आप हेल्दी बॉडी रखते हैं, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी माइंड जो कि मेडिटेशन से मिलती है, हेल्दी माइंड हमें, दोनों लोग मिल बांट के जब काम करते हैं तो लाइफ हैप्पी हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं डिसीज। जब चालू हुआ है टॉपिक तो डिसीज से कुछ चर्चा कर लिया जाए। अगर डिसीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिसीज को मैं अपने स्टाइल में थोड़ा सा और एक चेंज करना चाहता हूं डिसीज में आपकी। अगर किसी पर्सन को डिसीज है, उस डिसीज के कारण दो हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। या तो ये डिसीज कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल, या फिर ये डिसीज एक्वायर्ड है। या तो डिसीज एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल का मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, कंजेनाइटल का मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक्वायर्ड का मतलब है आपने सिंस बर्थ जो लिया, सिंस बर्थ जो आपने अपने पैदाइश से जो हासिल किया। जेनेटिक डिसऑर्डर आप समझ ही गए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर में आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर को जाना है, ये हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जो कि हमें एक्वायर्ड जो हम हायर करते हैं। इस धरती पे आने के बाद हमें जो बीमारी ली है अपनी गलतियों से, एटमॉस्फेयर से, किसी नेचुरल कैलेमिटी से, वो हमारी एक्वायर्ड डिसीज होती है। और हमने एक्वायर्ड डिसीज के 2 पार्ट कर डाले, एक वो जो इन्फेक्शियस होगी, एक वो जो इन्फेक्शियस होगी, दूसरी वो जो नॉन इन्फेक्शियस। एक वो जो इन्फेक्शियस है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होगी, या जनरेशन नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इन्फेक्शियस का मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगी, हमसे किसी और में पहुंचेगी। और इस चीज का अच्छा एग्जांपल हमें कोविड ने सिखाया कि कैसे कोरोना वायरस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जा रहा था। यानी वो डिसीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर is called infectious disease. Clear? Like that common cold, pneumonia and अब बहुत सारे डिसीजेस हैं, सब डिस्कस करता हूँ। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है जो ट्रांसफर नहीं होंगी। तो जो ट्रांसफर नहीं हो रही हैं वो हो गए, जैसे एग्जांपल हमारा कैंसर, हार्ट डिसीजेस, कैंसर एंड हार्ट डिसीजेज, ये सब हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हैं जो एक जो भी पेशेंट है हमारा, उस पेशेंट से ट्रांसफर नहीं होंगे नॉर्मली।
तो ऐसे हमने क्या किया, डिसीज के इतने हमने पार्ट किए हैं, यानी सबसे पहले डिसीज को हमने जेनेटिक डिसऑर्डर पे लिया और एक्वायर पे। या अगर हमें कोई चीज़ जन्मजात मिलती है, हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती है, तो आप उसे कंजेनाइटल कहते हैं। और अगर हमने खुद हायर किया है इस धरती पे आने के बाद, तो हम उसे एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड के हमने 2 पार्ट किए, एक जो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होगी यानी इन्फेक्शियस, और दूसरा वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगी यानी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस की बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है स्नीजिंग के थ्रू, या कोई भी आर्टिकल को छू लेने से। मैंने दरवाजा खोला, मेरे कॉमन कोड था, आप भी आए, आपने भी दरवाजे को पकड़ के ओपन कर दिया, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ क्या, एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करना, इनडायरेक्टली डिजीज को देना। मैं खड़ा हूँ, आप खड़े, मैंने स्नीजिंग करी, आपके पास भी ड्रॉपलेट्स चले गए, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, ये डायरेक्ट हो गया। नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसफर नहीं होने वाले। अब आपको फ्लोचार्ट समझ में आता है, पीछे आ जाते हैं तो हम डिसीज पे, डिसीज को क्या देखिए, ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा वो हमारा इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो वन पर्सन से अदर जा रहा, ट्रांसमिट जो नहीं जा रहा, वो हमारा नॉन इन्फेक्शियस है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। एंड पैरासाइट्स आर पैथोजेंस एंड दे हार्म टू होस्ट, हम लोग उनके होस्ट हैं। ये भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब क्या है, छोटा सा बच्चा है जिसके पेट में अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो ये बच्चा बन गया उस पैरासाइट का होस्ट, और जो एंटर करता है बॉडी में वो है हमारा पैथोजन। तो हमला करने वाले हैं पैथोजन और उसका शिकार जो है वो है हमारा होस्ट। चलिए अब पढ़ते हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज इन मैन। मैन में यानी ह्यूमन में कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं। तो ह्यूमन में कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज जो हमारा है वो कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिसीज हमें बहुत से लोग फैला सकते हैं। ये पहला मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बैक्टीरिया तैर रहे हैं। तो ये डिसीज हमें बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है, वायरस के थ्रू भी हो सकता है, हेलमिंथीज फाइलम के थ्रू हो सकता है। हेलमिंथीज में बेसिकली राउंड वर्म्स आते हैं, हमारे प्रोटोजोवन के थ्रू हो सकता है। ओके, फंजाई भी कहीं पीछे नहीं है, इसमें फंजाई भी चली आ रही है, ये भी डिसीज कॉज करने में माहिर है। यानी बेसिकली हमारी जो डिसीज है वो डिसीज बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकता है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो हेलमिंथीज है। हेलमिंथीज में कौन आता है, जैसे एस्कैरिस, राउंड वर्म्स आते हैं एस्कैरिस। प्रोटोजोअन्स में जैसे अमीबा, अमीबा, फंजाई तो फंजाई है। तो ये हमारे बेसिक क्राइटेरिया हैं जहां पे डिसीज यानी जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, वायरस से, एंड हेलमिंथीज से, प्रोटोजोअन से, फंजाई से। चलिए बारी बारी निपटाते हैं सारे मैटर्स को। तो सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज इन मैन में बैक्टीरिया डिसीज के पास है। भाई साहब बैक्टीरिया ने पहली डिसीज कॉज करी टाइफाइड। टाइफाइड का जो हमारा एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी है, ये साल्मोनेला टाइफी जी, इनका नाम लर्न करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। टाइफाइड से बना है टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हमारा एक बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करता है। मोड ट्रांसमिशन में क्या है, ए स्मॉल इंटेस्टाइन जाते हैं थ्रू फूड एंड वाटर। आप कंटामिनेट फूड एंड वाटर खाते हैं तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड के थ्रू। ये डिफरेंट ऑर्गन्स में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां इनकी मर्जी है वहां पिकनिक मना रहे हैं। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, सिम्टम्स हाई फीवर मिलेगा, यानी हाई फीवर हो जाएगा एंड हेडेक आपने होगा, वीकनेस होगा, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, लॉस। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिसीजेस आपके सिम्टम अप्रोक्सीमेटली सेम मिलते हैं। ये हेडेक, स्मॉल पेन, कंस्टिपेशन, दुनिया भर की चीजें ये आपको मिलती हैं हमारे टाइफाइड के सिम्टम्स में। टाइफाइड की शुरुआत करने वाले हमारी एक टाइफाइड मैरी इनका नाम था। इन टाइफाइड मैरी ने बीमारी मतलब सबसे पहले जो बीमारी देखने को मिली दुनिया को, बेसिकली हमारी
ये मैरी मैलन, इनका नाम था मैरी मैलन। मैरी मैलन हमारी एक प्रोफेशनल कुक थी और तरह तरह के लोगों को खाना बना करके पहुंचाया करती थी। She was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years. मतलब कई सालों तक वो टाइफाइड को बांटती रही, टाइफाइड बांटती रही अपने खाने के थ्रू। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कंटामिनेटेड फूड से होता है हमें क्या, टाइफाइड। कंटामिनेटेड फूड से होता है टाइफाइड। तो भाई साहब इनका नाम ही पड़ गया टाइफाइड मैरी। इन्होंने बहुत लोगों को टाइफाइड बीमारी थी। टाइफाइड के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को हम बोलते हैं वाइडल टेस्ट। इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ दिस डिसीज, जो वाइडल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आपने ये नहीं समझना है कैसे हम टेस्ट करते हैं, आप जाने कि वाइडल टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं टाइफाइड के बारे में। दूसरा हमारा बैक्टीरियल डिसीज आता है निमोनिया। जैसे कि भाई साहब को खांसते हुए आप देख रहे हैं, इट इन्फेक्ट्स लंग एल्वियोलाई। हमारे लंग्स में मौजूद न्यूमरस एल्वियोलाई में ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और हमारे बैक्टीरिया में ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो लंग्स में म्यूकस फील होने लगता है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन जानी चाहिए वहाँ पर म्यूकस फील हो जाता है, जिस कारण सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है और आपके नेल्स ब्लूइश पड़ने लगते हैं। आपने काफी वीकनेस आ जाती है क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लगातार कमी होती रही से ट्रीटमेंट ना मिला तो आप प्यारे भी हो सकते हैं ऊपर वाले को। तो जो हमारा एल्वियोलाई गेट फील्ड हो जाता है किससे, निमोनिया। निमोनिया कॉजिंग जो एजेंट है हमारा वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को याद रखें, ये काफी प्रख्यात है बैक्टीरिया की जो किंगडम है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड निमोनिया से बना है निमोनी, ऐसे पकड़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि देखा आपने, इनहेलेशन किया इन्होंने कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स को। सिम्टम्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। क्यों ये ब्लूइश कलर हो गया? बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है एंड आप अच्छे से पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है तो ब्राइट रेड ब्लड खत्म होने लगता है और ब्लू रेड रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई पड़ता है। तो ये नेल्स ब्लू दिखाई पड़ने लगते हैं निमोनिया के सिम्टम्स में। तो इसके लिए हमारे भाई साहब जिम्मेदार है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। याद रखिए इनके एजेंट के नेम को। आइए चलते हैं वायरल डिसीज पे। बैक्टीरिया के हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक टाइफाइड को देखा, दूसरा निमोनिया को देखा, सिम्टम्स देखा, एजेंट देखा। कॉमन कोल्ड कॉमन सी डिसीज है, इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। इसीलिए कॉमन कोल्ड कॉमन बोला गया है क्योंकि लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसके वायरस। इसके वायरस रह जा रहे हैं केवल कहां पर, हमारे केवल रेस्पिरेटरी पैसेज तक रह पाते हैं। इट लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। इसलिए अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया तो ये वायरस 3 से 7 दिन में अपने आप दूर चला जाएगा थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद। इसलिए तो कॉमन कोल्ड कहा गया। कॉमन कोल्ड का जो हमारा वायरस है वो हमारा वायरस है राइनो वायरस। जैसे राइनोसोरस होता है ऐसे याद रखिए राइनो वायरस हमारा इसका पैथोजन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अप्रोक्सीमेटली निमोनिया के जैसे ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने पे या आपने इनहेल कर दिया है, किसी ड्रॉपलेट्स को किसी ने स्नीजिंग करी और आपने बड़े दोस्ती निभाई जैसे ये निभा रहे हैं दोस्ती अपनी, तो आपकी बॉडी में वायरस पहुंच जाता है। सिम्टम्स है। देखिए कॉमन कोल्ड का बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछेगा तो एजेंट पूछेगा, इसके बाद आप कुछ बड़े पूछेंगे। कॉमन कोल्ड इज कॉमन है इसलिए आप देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा चीज नहीं है इसमें। आगे चलिए, नेक्स्ट आते हैं मलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोटोजोआ डिसीज। मलेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और इसका एनसीईआरटी का जो डायग्राम आता है ये एग्जाम में बहुत उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत चांसेस होते हैं उससे क्वेश्चन आने के। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं तो मैं उसके लाइफ साइकिल पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी और आपको लाइफ साइकिल लर्न कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। पैथोजन की बात करें तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम बहुत सारे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा किया जाता है कि भाई कौन सा ऐसा प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम में जो पैरासाइट है। प्रोटोजोआ क्या है पता है आपको? प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ का मतलब आपने पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोट्स हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, उन्हें हमने प्रोटोजोआ में रखा। तो प्रोटोजोआ में यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो ये जो हमारा मलेरिया फैलाने वाला जो ये प्रोटोजोआ है इसका नाम है प्लाज्मोडियम।
इसकी कई स्पीसीज पाई जा रही है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैंसीपारम। तो यहाँ पर बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लाज्मोडियम की स्पीसीज मैलिग्नेंट स्पीसीज होती है। मींस मैलिग्नेंट का मतलब है कि प्राणघातक। तो प्राणघातक स्पीसीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में नोट कर लीजिए। प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट malignant species of Plasmodium. Mode of transmission by biting of female Anopheles mosquito. तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरियर हैं, हमारी बीमारी को फैलाने वाली जो है वो ये फीमेल मॉस्किटो है। सिम्टम्स, हीमोजोइन, टॉक्सिन रिलीज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन जब रिलीज होता है तो आपको ठंड लग के बुखार आता है, कांप जाएंगे। ठंड लगते जब बुखार आता है तो ये हमारी बीमारी बनती है मलेरिया। हीमोजोइन ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये दो चीजें आपको यहाँ से निकालनी है। क्या निकालना है? सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम को लेना है एंड अनदर हीमोजोइन को लेना है। दो लोगों को लेकर के काम करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं कि लाइफ साइकिल को देखते हैं। अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखें तो एनसीईआरटी में हूबहू ये डायग्राम दिया जाता है, इसलिए मैंने इसी डायग्राम को लिया हुआ है, इससे मैं आपको समझा सकूं। देखिए लाइफ साइकिल को सबसे पहले स्टार्ट करने की बात करें तो याद रखिए कि जो हमारा मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम जो हमारा है, ये प्लाज्मोडियम डिप्लोबायोटिक होता है। यानी डिप्लोबायोटिक एक तरीके से समझे कि ये टू इसके होस्ट होते हैं। एक होस्ट इस पैरासाइट का मॉस्किटो है एंड अनदर जो इसका होस्ट है वो है ह्यूमन। दो लोग इसके होस्ट हैं जिसपे ये हमला करता है, जिसके ये लाइफ साइकिल अपनी पूरी करता है। एक मॉस्किटो, दूसरा ह्यूमन। अगर मॉस्किटो ना होते तो ह्यूमन में मलेरिया ना होता, अगर ह्यूमन ना होते तो मॉस्किटो का पैरासाइट भी ना होता। दोनों को जरूरत है। तो जब हम डायग्राम की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चलेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ देखना है, पहले स्टेप पे आप पहले डायग्राम को करें। थ्योरी तो हम बना ही लेंगे। सबसे पहले डायग्राम में आपने एक हाथ बनाना छोटा सा और उस पर मॉस्किटो को बिठा देना है। मॉस्किटो बैठ गया, मॉस्किटो ने बाइट किया। मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो करेगा, मॉस्किटो की सलाइवा में पाया जा रहा है क्या? हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मॉस्किटो के सलाइवा में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है उसकी जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को बोलते हैं स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। स्पोरोजॉइट को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट हमारा जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है हमारे प्लाज्मोडियम की, यानी इस जगह पर ये इन्फेक्शन फैलाना चालू करता है। तो स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो की सलाइवा से ह्यूमन बॉडी में आ गया। ह्यूमन बॉडी में आने के बाद आपने छोटा सा लीवर बनाना है और लीवर में दिखाना है कि स्पोरोजॉइट्स पहुंच चुके हैं। क्लियर? पहला हैंड पे मॉस्किटो ने बाइट किया, नेक्स्ट स्टेप लीवर में पहुंच गया। अब ये लीवर की सेल में घुस करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ढेर सारे, देखिए इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बना दिए। यानी थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है कि ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स बनाना है लीवर सेल्स में। लीवर सेल में गया, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और अपनी पॉपुलेशन को इसने बढ़ा दिया। फिर ये स्पोरोजॉइट चौथे स्टेप में आपकी आरबीसी पर अटैक करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं। और यहीं पर आरबीसी पे जब ये अटैक करता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज करता है, जिससे आपको ठंड लग के बुखार आता है, चिलिंग विद फीवर। यानी हमने अगर स्टेप देखें तो पहले पे हाथ, देन मॉस्किटो, देन लीवर पे पहुंचाना है, फिर लीवर से लीवर के सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद आपको आरबीसी यानी आपके ब्लड सेल्स में दिखा देना कि भाई आरबीसी के अंदर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली, एंड आफ्टर दैट फुल्ली जब ये रिप्रोड्यूस कर लेता है तो आरबीसी बस्ट हो जाती है और हमारे इस आरबीसी के अंदर बने मेल और फीमेल गैमीट बाहर आ जाते हैं। यानी जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये मेल और फीमेल गैमीट को बनाता है। मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, बस इसलिए इसको फीमेल बोलते हैं, इसको मेल बोल देते हैं। ये 50% यानी आधा डायग्राम था। आई होप याद होगा कि पहले क्या लिखना है आपको? पहले आपको हैंड एंड मॉस्किटो, देन लीवर छोटा सा दिखाना है, फिर लीवर की सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, देन आरबीसी की सेल्स में रिप्रोडक्शन कर रहा है और बनाता है क्या? गैमेट्स। मेल गैमेट छोटा बनेगा, फीमेल गैमेट बड़ी बनेगी। गैमेट्स बनने के बाद अब देखिए क्या होगा,
इसी समय जिसमें गैमेट बने थे फिर से एक मॉस्किटो ने आया और आपको बाइट कर लिया। फिर से मॉस्किटो आता है और उसने आपको बाइट किया। अब ये कहानी चल रही कहाँ पर? मॉस्किटो के अंदर। अभी तक कहाँ चल रही थी कहानी? ह्यूमन होस्ट में चल रही थी कहानी। अब जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया, ये गैमेट्स पहुंच गए उस मॉस्किटो की क्रॉप में। कहाँ पहुंचे? उसकी क्रॉप यानी कि पेट, जिसे आप शुद्ध हिंदी में कहें क्रॉप में। जैसे क्रॉप में पहुंचे वहां फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए। देखिए फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद दोनों क्या बन गए? अब एक फिर से जाइगोट तैयार हुआ, फिर से स्पोरोजोइट बन गया। ये स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया? सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गया ब्लड के थ्रू से। सलाइवरी ग्लैंड में जब पहुंचा तो ये स्पोरोजोइट्स बाहर निकल आए और स्पोरोजोइट्स बाहर निकले। जैसे ही स्पोरोजोइट्स उसके सलाइवा में आ गया, फिर से किसी मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। यानी लाइफ साइकिल दो बराबर स्टेप में भागी। मैं आपको फिर से देखिए एक बार रिवाइज करता हूँ, बोर्ड पे देखिए, अच्छे से समझिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या था? मॉस्किटो ने बाइट किया एक ह्यूमन हैंड को, लीवर दिखाना है, फिर लीवर की सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन आरबीसी गैमेट्स बना देगी, आरबीसी के अंदर गैमेट्स बन गए। यहीं पर हीमोजन केमिकल रिलीज हो रहा था जो ठंड लग के फीवर दे रहा था आपको। नेक्स्ट जैसे ही यहाँ से गैमेट्स निकले, इन गैमेट्स निकले, गैमेट्स बन रहे हैं, ब्लड में तैर रहे हैं गैमेट्स सबके, हमें नहीं पता, ब्लड में तैर रहे हैं। जैसे ही आपको मॉस्किटो ने बाइट किया, आपकी ब्लड से ये चला गया मॉस्किटो के क्रॉप में। वही जाकर क्रॉप में मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूजन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया और फिर से बन गया क्या? एक स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट को सलाइवरी ग्लैंड पहुंचा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी ग्लैंड पहुंच गया। अब जैसे फिर ये मॉस्किटो किसी को बाइट कर लेगी, फिर से पहुंच गया ह्यूमन में। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको ये 50% डायग्राम दे देगा और आपने पूछेगा कि ये वाली स्टेज यानी जो फर्टिलाइजेशन है ये किस प्लेस पे हो रही है, ये प्लेस कौन सा है इसका? तो पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ये प्लेस कौन सा है। तो आपने लिखना क्या? क्रॉप ऑफ मॉस्किटो या मॉस्किटोज क्रॉप में हो रहा है ये प्रोसेस। आपसे पूछेगा, ये सब हटा देगा, इरेज कर देगा। आपसे पूछेगा भाई ये जो आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, अगर आप बोलेगा नहीं कहेगा ये कौन सा ऑर्गन है, तो आपको बोलना है सलाइवरी ग्लैंड। आपसे बोलेगा इससे निकलने वाला ये इन्फेक्टिव पार्टिकल कौन है, तो आपने बोलना है ये स्पोरोजोइट्स है। ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, इसलिए ध्यान से चीज को समझ लीजिएगा। ये थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवम या प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। मलेरिया बीमारी ऐसे फैलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं टोटल डिसीज में आगे अमीबा के पास। अमीबा नॉर्मल अमीबा दिक्कत पैदा नहीं करता है, बट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी जिस अमीबा के बाहर एंट लग जाता है वो अमीबा खतरनाक हो जाता है और ऐसे अमीबा हम डिसीज कॉज करते हैं। तो पैथोजन हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाई है, इन सब के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? कंस्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, क्रैम्प, पेट में मरोड़ पैदा होगी, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लैक क्लॉट्स। हेल्दी चीजों पे रखी हुई मक्खी बैठी हुई है, यही चीज आकर के आप उड़ा करके उड़ाया खा लिया, सब सही है, लेकिन वहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपकी बॉडी में जा चुका है और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आप में क्रैम्प्स पैदा करेगा, पेट में दर्द, है ना, एक अमीबी डिसेंट्री क्रिएट कर देता है हमारा ये अमीबा। लिखा भी डिसीज का नाम है अमीबी डिसेंट्री, जिसमें आपके स्टूल के साथ यानी आपके फेजेस के साथ ब्लड और म्यूकस आता है। ये एक बड़ा सिम्टम है अमीबी डिसेंट्री का, यानी आप में अगर ऐसा होता है तो अमीबा ने अटैक कर दिया है। हेलमिंथ्स आ गए हमारे। हेलमिंथ्स मींस राउंड वर्म आप देख रहे हैं, जैसे चाउमीन जैसे नूडल्स जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये राउंड वर्म्स हमारा जो पैथोजन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा पैथोजन एस्कैरिस है। एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, आपके इंटेस्टाइन में हमला करता है। अमीबा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमला करता है, ये भी इंटेस्टाइन में हमला कर रहा है। आपका जितना भी डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी आप खाना खाते रहेंगे लेकिन खाने को कौन ले रहा है? हमारी एस्कैरिस ले रही है। एस्कैरिस अपनी लाइफ साइकिल में 1.5 करोड़ एग देती है। सोचिए आपके पेट में इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से चोक कर दिया जाता है, इसके लार्वा आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे जाकर के आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज। आपके इंटेस्टाइन पैसेज ब्लॉक हो जाता है। कई बार आपने यूट्यूब में या कहीं फेसबुक पे देखा होगा कि उसके इंटेस्टाइन को निकाला गया, उसमें नूडल्स जैसे स्ट्रक्चर निकल आए, तो भाई साहब वो नूडल्स नहीं होते हैं, वो एस्कैरिस होते हैं
जो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी में वीकनेस रहेगा, ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। आगे चलते हैं, हमारा हेलमिंथिस में एक तीसरा डिसीज आया फाइलेरिया। सारे राउंड वर्म्स हैं, आपको देखिए कितने छोटे छोटे राउंड वर्म्स, लेकिन बड़े खतरनाक ये वर्म्स होते हैं। आप इनके पैर को देख रहे होंगे कैसे इनके पैर हाथी के पैर में तब्दील हो चुके हैं। तो ये डिसीज जो होती है इसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ये डिसीज हमारी है एलिफेंटियासिस, पैरों में काफी हालत खराब कर दी इन्होंने। तो फाइलेरियासिस जो बीमारी है हमारी, ये फाइलेरियासिस जिस पैथोजन के कारण हो रही है उसका नाम है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। याद रखिएगा, जहां जहां मैं मार्क करते चल रहा हूं उससे क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछता है। बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एक हेलमिंथिस एक राउंड वर्म है जिससे बीमारी हो रही है हमें फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे वहां पर हमारी फीमेल एनाफिलीज होती थी, ऐसे यहाँ पर हमारी क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है जो ये हरकत करती हैं और हम तक बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी को पहुंचाती हैं, जिससे हमारी हालत ये हो जाती है, हमारे लिम्फ वेसल्स फूल जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन। कितनी खतरनाक बीमारी है, कैसे तड़प तड़प के मौत होती होगी इंसान। तो फेरिस बम लीव इन लिम्फेटिक वेसल्स यानी जहां पर आपके ब्लड से छना हुआ पार्ट लिम्फ बहता है उसे हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। उन लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं हमारे फाइलेरियासिस के बम। इट कॉजेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन व्हिच दे लिव फॉर मैनी इयर्स। लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन मे बी डिफॉर्म। आपके लिम्स और जेनिटल ऑर्गन बेकार हो जाएंगे। क्रॉनिक का मतलब होता है कि लंबे समय तक रहने वाला इन्फ्लेमेशन, लंबे समय तक, या हाँ वो खत्म ही ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था हेलमिंथिस के। तो आपने बेसिकली क्या याद करना है, आपसे पूछेगा एलिफेंटियासिस, ऐसे डायग्राम दे सकता है और डायग्राम को दिखाकर आपसे पूछ सकता है भाई कौन सा डिसीज है, तो एलिफेंटियासिस। एजेंट क्या है, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। कैरियर क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या है, स्वॉलन लोअर लिम्स। इन्फ्लेमेशन किस में हुआ है, तो आपके लिम्फेटिक वेसल्स में। चार क्वेश्चन तैयार कर लीजिए बस। फंगल डिसीज पे आ जाए, यानी फंजाई से होने वाली डिसीज पे आ जाए, तो फफूंद भी कहीं पर पीछे नहीं रह रही है। फफूंद ने भी अपना कार्यक्रम किया, फंजाई ने कहा कि मैं भी किसी से पीछे नहीं हूँ। अभी तक हम फंजाई का नाम सुनते हैं मशरूम के फॉर्म में, फंजाई यानी कि जो डोड स्टोर होते हैं, लेकिन ये फंजाई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करती है। बहुत ही कॉमन सा एक इन्फेक्शन आपको दिखाता हूँ, ये राउंड कलर का देख रहा है सेक्शन, इसे हम रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। ये हमारा रिंग वर्म है, इसके डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं कि फंजाई कैसे कैसे अटैक कर सकती है। फंजाई आपके हेयर लॉस को भी तब्दील कर सकती है। बहुत जगह छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल नहीं निकलते उस इलाके पे, वहां पर भी फंजाई का हमला होता है। तो खासकर हमारे जो रिंगवर्म है, इस वर्म के लिए, रिंगवर्म के लिए जो हमारा फंजाई रिस्पांसिबल है वो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन। सबसे कॉमन है ट्राइकोफाइटॉन, ये लड़का लिए सिंपल रहेगा आपके लिए, ट्राइकोफाइटॉन फंजाई। ये सॉइल से मिलेगा या किसी ने टॉवल यूज किया हुआ, ऑलरेडी उसके फंगस है, आपने उसके कंघी को यूज किया, क्लॉथ को यूज किया, तो इससे आपकी बॉडी में फंजाई आ सकती है। क्लियर। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम क्या है, ड्राई स्कैलिलेशन एंड ऑन स्किन होगी। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, खुदबुदरी हो जाएगी, नेल्स स्कैल्प सब खुदबुदरे हो जाएंगे, इंटेंस इचिंग और बहुत ही भयंकर खुजली पैदा होती है, यूं करती हैं। टीवी में काफी एड भी इसका आता है। ठीक है, तो ये हमारी फंगल डिसीज हो गई, हमारा रिंगवर्म। तो फ्रेंड्स अब आखिरी में हम आते हैं, इन सब से बचना है तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। कीप द बॉडी क्लीन, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्योंकि दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें ड्रिंकिंग वाटर या हमारा खाना बहुत फ्रेश होना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपनी बॉडी को लगातार सफाई रखनी चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, बाहर से हैंड वॉश करिए। ये तो आपको बचपन से सिखाया जाता है, आप इसमें माहिर होंगे तो 12th में आप लोग। तो इस तरीके से हम करके चीजों से बच सकते हैं हमारे इन्फेक्शियस डिसीज से। आज हमने जो भी पढ़ा, हमने एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिया, हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या है और टाइप ऑफ डिसीज क्या थी, जहां पर हमें कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिसीज से मुलाकात हुई। हमने कंजेनाइटल में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखे जो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ चुके हैं, और हमने यहाँ पर उठाया एक्वायर्ड डिसीजेज में। तो एक्वायर्ड के 2 पार्ट किए हमने, एक वो जो आप में इन्फेक्शियस होता है, दूसरा जो इन्फेक्शियस नहीं है। हमने पहला पार्ट उठाया इन्फेक्शियस डिसीज में, जहाँ पर आप मिले बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, वायरस से होने वाले डिसीज, हेलमिंथिस से होने वाले डिसीज, फंजाई से होने वाले डिसीज। इस तरीके से हमें डिसीज के बारे में पता चल गया कि डिसीज किस किस तरीके से फैलाई जा सकती है। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे फिर से नए अच्छे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।